माँ इंडिया। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव पर हमारे महान भारत देश के प्रति हम नागरिकों का जो कर्तव्य है, उसके प्रति जागरूकता लाने वाला यह प्रदर्शन खंड भारत की सुरक्षा में तैनात सेना के जवानों को समर्पित है। इस साल हम मना रहे हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। इस अवसर पर आइए सबसे पहले याद करें पिछले 75 वर्षों से हमारी सरहदों की रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों के बलिदानों को। बस माँ, और नहीं खा पाऊंगा। एक रोटी और बेटा, वैसे साल में तो एक ही बार तो आता है। अरे दिवाली पे राखी तो क्या करूं? राखी में तो आप कभी आते नहीं, तो मेरे लिए तो जब भी मेरे भैया मिले तभी राखी और तभी दिवाली। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको लड़का हुआ है। मेरा प्यारा फरिश्ता। यस सर। कैप्टन, देयर इज एन इमरजेंसी। आपको अभी सरहद पर रिपोर्ट करना होगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम, मैं अभी निकलता हूँ। लेकिन आपकी वाइफ से तो मिलते जाइए। डॉक्टर, इसकी माँ से कहना इसके पिता को भारत माँ ने पुकारा है और युद्ध के मैदान में एक पल की भी देरी दुश्मन को जीत दिला सकती है, और ऐसा ये भारत माँ का बेटा हरगिज़ होने नहीं देगा। टुकड़े को दिल से जुदा किया, आंख से बहते आंसू को जज्बे से पोंछ दिया। वतन से बढ़कर किसी को नहीं चाहा, इस मिट्टी से हंसी किसी को नहीं पाया। हमेशा दिल से सिर्फ एक आवाज आई, मां बस तेरे आ जाऊं काम, तुझ पे हंसते हंसते हो जाऊं कुर्बान। कभी महलों की नहीं रखी ख्वाहिश, कभी मखमली बिछोने की नहीं की फरमाइश, कभी त्योहारों के जश्न नहीं देखे, कभी बच्चों के बचपन नहीं देखे। हमेशा दिल से सिर्फ एक आवाज आई, मां बस तेरे आ जाऊं काम, तुझ पे हंसते हंसते हो जाऊं कुर्बान। तपता रेगिस्तान हो या बर्फ का तूफान हो, समंदर की लहरें हों या जंगलों के घेरे हो, इनके कदम ने रुकना नहीं सीखा, किसी के आगे झुकना नहीं सीखा। ये खून की होली खेले, हंसते हंसते सीने पे गोली झेले, देश के खातिर जिंदगी पाई, दिल से बस ये आवाज आई, मां बस तेरे आ जाऊंगा, तुझ पे हंसते हंसते हो जाऊं कुर्बान। भारत मां से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं, इस पे मर मिटने वाला मर के भी मिटता नहीं। सैनिक की एक एक सांस देश की सुरक्षा के लिए समर्पित है, लेकिन किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए केवल बाहरी सुरक्षा पर्याप्त नहीं होती, उसे अंदर से भी मजबूत बनाना होता है। और उसके लिए सिर्फ सरहद पे डटे सैनिक काफी नहीं है, उनके साथ हम सबको भी, भारत के एक एक नागरिक को भी सैनिक बनना होगा। हम भी भारत के सैनिक हैं, इस सोच से काम करना होगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि हम तो साधारण नागरिक हैं, कोई जॉब करता है तो कोई बिजनेस, कोई दुकान संभालता है तो कोई घर, तो हम भला कैसे सैनिक बन सकते हैं? बन सकते हैं, हम भी सैनिक बन सकते हैं। अच्छा, मेरे बिट्टू को बर्थडे में गिफ्ट क्या चाहिए? टेडी बेयर। श्योर, तो आज शाम को पापा टेडी बेयर के साथ पिकनिक काटूंगा। आज मैं शाम को 4 बजे ही आ जाऊंगा और आपके लिए मार्केट से रसगुल्ले लेकर आऊंगा। बहुत पसंद है आपको? लव यू बेटा, खूब खूब खुश रहो। अच्छा, अभी पापा ऑफिस के लेट हो रहे हैं तो निकलते हैं। बाय पापा। बाय।
जी बेटा। पापा अभी तक क्यों नहीं आए? पापा बस आ ही रहे होगे, मेरी अभी बात हुई उनसे, ऑफिस से निकल चुके हैं, वो मिठाई की दुकान है ना, बस वहाँ थे। पर पापा ने तो कहा था 4 बजे तक आ जाएंगे और अभी तक नहीं आए। बेटा पापा आने ही वाले। चलो तो अपने दोस्तों के साथ केक काटने की तैयारी करो, आओ। फोन आ गया। हेलो, क्या एक्सीडेंट? कब, कैसे, कहाँ? हाँ हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर अभी कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं है। सर पे चोट लगने के कारण वो कोमा में चले गए हैं। काश विपिन ने मेरी बात मान ली होती। वैसे बिट्टू टेडी बियर देख के खुश हो जाएगा। रसगुल्ले देखकर ज्यादा खुश हो जाएगा। मेरे साथ घर तो चल रहा है तू? नहीं यार, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, मैं शाम को आता हूँ। बच्चों को भी तो लाना है भाई। अरे हाँ, पार्टी का मजा तो बच्चों के साथ ही है। तेरा हेलमेट कहाँ है? डिग्गी में। गजब आदमी हो यार, डिग्गी में रखने के लिए हेलमेट खरीदा है? निकालो यार, पहनो। अरे यार 10 मिनट का रास्ता है, फिर से उतारना पड़ेगा, और हेलमेट लगाना मुझे पसंद नहीं है। वो तो बिट्टू ने दिया था तो मैंने लगा लिया था। लेकिन फिर भी सेफ्टी। अरे लेकिन छोड़, ये हेलमेट का बेकार का बोझ सर पे लेके कौन घूमे। अच्छा बिट्टू मेरा वेट कर रहा होगा, तुम शाम को टाइम पे पहुंच जाना। ओके बाय। चल बाय। अगर विपिन हेलमेट पहन लेता तो ये नौबत ना आती। आज मैं शाम को 4 बजे ही आ जाऊंगा। आपके लिए मार्केट से रसगुल्ले लेके आऊंगा। हेलमेट का बोझ अपनों के दुखों के बोझ से बहुत हल्का होता है। ये बात अगर विपिन समझ लेते तो ये हादसा ना होता। हम अपनों की खुशियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम ही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, दोस्त, कितना खुशियों से भरा संसार होता है हमारा। पर ये सारी खुशियां हम सिर्फ एक लापरवाही से एक पल में तबाह कर देते हैं। केवल भारत में ही सड़क दुर्घटना में रोज 400 लोग मरते हैं। कभी मोबाइल पर बात करते करते ड्राइविंग करते हुए, कभी बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते हुए, कभी सिग्नल तोड़ते हुए तो कभी स्टंटबाजी करते हुए। और जब किसी की मौत होती है तो एक इंसान की मौत नहीं होती, एक पति, पत्नी, बेटे या बाप की मौत होती है। एक डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट की मौत होती है। और बात केवल ट्रैफिक के नियमों की नहीं है, हमारे भले के लिए और देश के विकास के लिए होता है। इसलिए एक सैनिक की तरह डटे रहकर हर एक नियम का पालन करें। हमेशा याद रखें कि हम भी भारत के सैनिक हैं। प्रमुख स्वामी महाराज भी हमेशा कहा करते थे, जिस देश में रहते हैं उस देश के नियमों का अवश्य पालन करें। देश के हित के लिए प्रमुख स्वामी महाराज और भी कई बातों का ध्यान रखते थे। तो वो कौन सी बातें हैं, आइए देखते हैं। अबे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने नहीं मारा, अपने आप चल गया यार। अपने आप कैसे चल सकता है?
तू मेरा यार, फिर भी तूने मुझे मारा। मैंने नहीं मारा यार, अपने आप चल गया। ठीक है। अबे ढोल की तरह मुझे बार बार क्यों पीट रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ यार, मैंने नहीं मारा, अपने आप चल गया। अबे अपने आप तो तेरा दिमाग भी नहीं चलता, दिमाग तो फिर थप्पड़ कैसे चल गया? पता नहीं यार ये क्या हो रहा है। तूने जानबूझकर मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा। मैंने अभी देखा तो मैंने मुझे। अरे मैं कह रही हूँ ना, मैंने नहीं मारा। अरे कितना झूठ बोलती है। अरे मैंने नहीं मारा थप्पड़। तूने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अरे भैया मैंने नहीं मारा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे। अब तुम्हारे हाथ नहीं चलेंगे। छोड़ो मुझे। नहीं पाओगी तुम अब। मारा मारा मारा। नहीं मैंने थप्पड़ नहीं मारा, अभी मारा। भाई मत लड़ो, ये सच कह रहा है। यहाँ आसपास में भी कई लोग ऐसे ही लड़ रहे हैं। लोगों के हाथ अपने आप चल रहे हैं। वो देखो। अरे मेरा अपना हाथी मुझे क्यों मार रहा है? जरूर यहाँ कोई भूत प्रेत का साया है जो सबको आपस में लड़ा रहा है। हाँ अरे भूत नहीं है, जरूर कोई वायरस फैला रहा है। थप्पड़ वायरस। ये वायरस हाथों में घुसता होगा, तभी सब एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। अरे फालतू बकवास मत करो, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हाँ, अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो जरूर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये कैसी आवाज आ रही है? कौन है आप? ये पक्का मिस्टर इंडिया होगा, तभी दिखाई नहीं दे रहा। अरे मेरा पड़ोसी भी दिखाई नहीं देता उधार लेने के बाद। ये मल्लू होगा। ना मैं मल्लू हूँ, ना ही कल्लू हूँ, और ना ही मिस्टर इंडिया। मैं उस माँ का बेटा हूँ जो अपनी परेशानी, अपनी पीड़ा तुम लोगों से कह नहीं पाती, सिर्फ चुपचाप सहती रहती है। इसीलिए मैंने तय किया है कि अब से जो गलती करेगा उसे यूं ही सजा मिलेगी। अरे भाई, न हम आपको जानते हैं न आपकी माँ को। आपको कोई गलतफहमी हुई है? वो सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी माँ है। इस देश के हर इंसान की माँ है। हर इंसान की माँ? वो कौन है? जिसे हमने भुला दिया है, जिसके कारण तुम यहाँ पे खड़े हो, जो हजारों लाखों सालों से हम जैसों का बोझ उठाती आ रही है। धरती माँ। पर धरती माँ का हमने क्या बिगाड़ा है? अभी बताता हूँ। ये देखो, ये यहाँ किसने फेंका? ये बोतल यहाँ पे किसने फेंकी? ये प्लास्टिक की थैली, ये यहाँ पे किसने फेंकी? पान की पीक, ये सब गंदगी किसने फैलाई? ये सब हमारा किया कराया है। हमारे आसपास हर जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, लेकिन हमें वहां तक जाना ही नहीं है। हमारे सामने कचरा पेटी पड़ी होती है, फिर भी हम कचरा पेटी में नहीं, बाहर ही फेंकेंगे। क्यों? हम अपने घर को अपना समझते हैं, इसलिए उसे साफ सुथरा रखते हैं। तो क्या हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश, ये हमारे अपने नहीं है? क्या इसे साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? मीलों का प्रदूषित धुआं हवा में छोड़कर हवा को गंदा कर दिया। फैक्ट्रीज की गंदगी को नदियों में छोड़कर नदी का साफ सुथरा पानी गंदा कर दिया। केमिकल वाला कचरा जमीन में डालकर जमीन को गंदा कर दिया। हमारा भारत देश तरक्की करता है तो हमें गर्व महसूस होता है, लेकिन ये जो एक बात है, इससे हमारा सर शर्म से झुक जाता है। अरे हम ही लोग कहते हैं ना कि जो घर साफ सुथरा रहता है उसमें लक्ष्मी जी आती है, वो घर सुख समृद्धि से संपन्न हो जाता है। तो जरा सोचिए, अगर हम हमारे मोहल्ले को, हमारे शहर को साफ सुथरा रखते हैं तो हमारा पूरा देश समृद्ध हो सकता है। और इसमें कोई कठिन बात नहीं है, हमें सिर्फ
मन से तय करना है कि हम कचरा पेटी में ही डालेंगे। इससे न गंदगी होगी, न ही डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारियां फैलेगी और न ही किसी की जान जाएगी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे लिए तो थप्पड़ की सजा भी कम है, हमें माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, धरती माँ से मांगी। अब वादा करो कि आइंदा आप लोग गंदगी नहीं फैलाओगे, अपने आसपास स्वच्छता रखोगे और हर साल अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाओगे। हम धरती माँ से वादा करेंगे, हम अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाएंगे, इसे साफ सुथरा और स्वच्छ रखेंगे। हम अपने जन्म पर पौधा लगाएंगे। दोस्तों, हमारा ये मन बड़ा ही विचित्र है। बिना काम की वीडियोस देखने में इसे आलस नहीं आता, लेकिन कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन तक पहुंचने में इसे आलस आता है। सरकार कूड़ेदान रखती है, व्यवस्था करती है, लेकिन वो मन ही है जो हमें वहां पहुंचने ही नहीं देता। देश को स्वच्छ बनाने के लिए एक सैनिक बनकर इस मन से लड़ना बहुत जरूरी है। वो चाहे कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, उसे परास्त करके हमें कूड़ेदान तक पहुंचना ही है। भूलना नहीं है, हम भी भारत के सैनिक हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ऐसे ही एक सैनिक थे जो स्वच्छता का पूरा ख्याल रखते थे और रखवाते थे। उनके इसी सद्गुण के प्रभाव से उनके द्वारा निर्मित मंदिर भक्ति के साथ साथ स्वच्छता की मिसाल भी बने हुए हैं। प्रमुख स्वामी महाराज देश की सेवा के लिए और बात भी सिखाया करते थे। तो आइए अब उन बातों की तरफ चलते हैं। ये लाइट क्यों जल रही है? सूरज की रोशनी भी कम पड़ रही है क्या, जो दिन में बल्ब जला रखा है? सॉरी मेजर साहब, गलती हो गई। अरे मुन्ना, ये बाल्टी भर गई है, नल तो बंद करो। कितना पानी बह रहा है। सॉरी मेजर साहब। अरे मेजर साहब आ गए। दादाजी, यहाँ क्या हो रहा है? बेटा, आज शहीद दिवस है। जो लोग देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, उनकी याद में शहीद दिवस मनाते हैं। उन शहीदों को आज हम माला चढ़ाएंगे। दादाजी, जब आप आर्मी में थे तब आपने भी कई सैनिकों को शहीद होते हुए देखा होगा ना? हाँ बेटा। अरे भाई, आज छुट्टी है तो चलो कोई फिल्म देखने चलते हैं। हाँ भाई, शहीद दिन का कार्यक्रम तो निपट गया। परिमल, ये क्या बोले तुम? कार्यक्रम निपट गया? तुम यहाँ कार्यक्रम निपटाने आए थे? जवानों की कुर्बानी को मजाक समझ रहे हो? अरे नहीं मेजर साहब, हमारे कहने का मतलब ये था कि कार्यक्रम तो पूरा हो गया, तो हम तो फ्री हो गए ना। तुम्हें क्या लगता है केवल माला चढ़ा देने से इन शहीदों की आत्मा को शांति मिल जाएगी? तो और करे भी क्या? अब हम आपकी तरह सेना में तो है नहीं जो बॉर्डर पर जाके बंदूक ताने खड़े रहते। अब तो बेकार में भड़क रहे हो। बेकार में? हाँ, बेकार में भड़क रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैंने जवानों को देश के लिए मरते हुए देखा है। आप लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान देते हुए देखा है। और आप लोग हैं जिसे देश के लिए कुछ नहीं करना। लेकिन मेजर साहब, हम कर भी क्या सकते हैं? जितना कर सकते थे कर दिया। नहीं, जितना कर सकते थे उतना नहीं किया। मैं रोज देखता हूं आप में से कईयों के घर की लाइट दिन में भी जलती रहती है। और आकाश जी, आप शेविंग करते वक्त कितना पानी बर्बाद करते हैं। आपके घरों के नलों से पानी बहता रहता है, पर आप टूटी भी नहीं बदलवाते। लेकिन मेजर साहब, पानी का उपयोग करता हूं तो पानी का टैक्स भी तो देता हूं ना। हाँ, और हम भी तो बिजली का बिल भरते हैं, तो फिर जैसे चाहे इस्तेमाल करें।
कम से कम बिजली की चोरी तो नहीं करते। तुम लोग पढ़े लिखे हो के ऐसी बातें कर रहे हो। अगर आज पानी की बचत नहीं की तो इसकी एक एक बूंद के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी को तरसना पड़ेगा। 20 साल पहले 40 फुट की गहराई से आने वाला पानी अब 90 से 100 फुट नीचे जा चुका है। खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। तुम्हें पता है 2025 तक पानी की कमी से 3 अरब लोग प्रभावित होने वाले हैं। जल्द है तो कल है, इस बात को मत भूलो। आप धन दौलत से मकान गाड़ी तो बना सकते हैं, लेकिन पानी नहीं बना सकते। बात तो ठीक कह रहे हैं मेजर साहब, पानी तो हम नहीं बना सकते क्योंकि ये तो भगवान की देन है। हाँ, तो फिर चिंता करके भी क्या होगा, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। पानी बना नहीं सकते पर बचा तो सकते हो। एक उदाहरण देता हूं। आजकल ज्यादातर लोग शावर से नहाते हैं, लेकिन शावर के नीचे समय का पता ही नहीं चलता। शावर चालू ही रहता है और पानी बहता ही रहता है। कपड़े धोने बैठे तब भी नल चालू ही रहता है, बाल्टी छलकती रहती है और पानी बहता रहता है। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सही समय पर शावर और नल बंद करने हैं। इतना तो हम कर सकते हैं ना? हाँ, इतना तो कर सकते हैं। और वैसा ही बिजली बचाने के लिए करना है। सही समय पर स्विच बंद करने हैं बस। इस तरह बचाई बिजली से कितने अंधेरे में डूबे गांव रोशन हो सकते हैं, कितने गांव तक शिक्षा पहुंच सकती है, और इस रोशनी में पढ़कर देश को लाखों करोड़ों होनहार नौजवान मिल सकते हैं। हमारे सैनिक सरहद पर तैनात होकर देश को बचा रहे हैं, तो हमें भी सैनिक बनकर इस देश के लिए बिजली और पानी बचाने हैं। दादाजी, आज से मैं भी सैनिक हूँ। आज से मैं पानी की लाइट की बचत करूँगा। कभी पंखा, ट्यूबलाइट या बल्ब को चलता नहीं छोड़ूंगा। दादाजी, मैं भी देश का सिपाही हूँ। मैं भी पानी बिजली के साथ सफाई का भी ध्यान रखूंगा। मेजर साहब, हम सब भी आज से भारत देश के सैनिक हैं और आज से हर उस बात का ध्यान रखेंगे जो देश के विकास के लिए जरूरी है। क्यों भाइयों? बिल्कुल। शाबाश मेरे सैनिकों, ये मेजर आपको सलाम करता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम भी सैनिक बन सकते हैं। जरा सोचिए, जब हम 140 करोड़ देशवासी देश के कायदे कानूनों को मानेंगे, एक सैनिक की तरह अनुशासन में रहेंगे, स्वच्छता रखेंगे, तो कैसी शान हो जाएगी हमारे आलीशान भारत की। चलिए आज ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव और आजादी के अमृत महोत्सव पर अपने स्थान पर खड़े होकर तिरंगे को सलामी दें और प्रतिज्ञा करें कि एक सैनिक की तरह हम भी देश सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देश के नियमों का पालन करेंगे, पानी, बिजली और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे। हम यहाँ प्रेक्षक बनकर आए थे, लेकिन अब सैनिक बनकर जाएंगे। આ કાર્યક્રમની અંદર માત્ર એક નામ જ નથી પણ એક એવો સંદેશ છે કે જે સમગ્ર ભારતના દરેક વ્યક્તિને ખરેખર સમજવા જેવો છે। આ શો એટલો પ્રેરણાદાયક છે કે મને એમ લાગે છે કે સ્કૂલમાં પણ આપણે એ બતાડીએ છોકરાઓને નાનપણથી। અહીંયા ભારત દેશનું બી નિર્માણ થઈ રહ્યું છે અને માનવ શક્તિનું બી નિર્માણ થાય છે। કે આ સરસ શોમાં એક સામાન્ય નાગરિકમાંથી મને સૈનિક બનાવીને બહાર મોકલી છે। એક નાના કાર્યમાં કેવી રીતે હું સૈનિક બની શકું છું એની મોટી પ્રેરણા આપી છે।